वो कुछ अटैक आया था इन द मॉर्निंग 6:30 एंड आई थिंक अराउंड 1:30 इन द आफ्टरनून है। तुम्हारा बर्थ टाइम ऑलमोस्ट सेम टाइम। हाँ अरे इट्स नॉट अनदर ग्रेट पर्सन, नेहरू हिमसेल्फ केम इनटू लेट्स नॉट बी पॉलिटिकल हियर। पॉलिटिकल नहीं भाई, नेहरू के टाइम तो पॉलिटिक्स ठीक होता। अच्छा इसलिए अभी नहीं बोल सकते कुछ भी, नहीं तो साहब के पास नोटिस आ जाएगा, चौकास नोटिस आ जाएगा। तो बट नहीं आप देखो उनके, मैं बताया ना, इज द सेकंड मोस्ट पावरफुल पर्सन। तो नेहरू के टाइम के मतलब नेहरू डाइड ही बॉर्न, तो वही जो अगर आप इनका वो काम का तरीका भी देखो ना, रियली मैंने अभी उसको स्कैन किया पास्ट को, इज ऑलमोस्ट दैट, क्या उसको कैपिटल सोशलिस्ट बोलते हैं है ना। जब उस टाइम पे मतलब देयर आर टू थिंग्स, कैपिटल एंड कम्युनिज्म, यूएस एंड रशिया, बट नेहरू सेड नो वी विल बी इन बिटवीन, हम बीच में से चलाएंगे ना ये ना। रवि का काम करने का आप तरीका देखो एकदम नेहरू से मिलता जुलता। तो अभी माइक चलो अभी कुछ कुछ 31 को बोलेंगे मैं। ये सब आई मीन एक सेकेंड है, थोड़ा पानी पी लो, बिकॉज आप लोग मुझे पानी पिलाने वाले हो। अब अभी ये टॉक देने से पहले मुझे दो तीन चीज़ क्लैरिफाई करना है। तो राज ने मुझे मेल भेजा कि आपको हिंदी में भाषण देना पड़ेगा। मैं बोला ना, मुझे नहीं देना हिंदी में। फिर उसने एक दो हफ्ते के लिए कुछ नहीं बोला, फिर वो स्टाफ क्लब का प्रेसिडेंट बन गया और फिर से मुझे मेल भेजा, आपको नो ड्यूज चाहिए तो आपको हिंदी में बोलना पड़ेगा। ये इंसान ऐसा है, हमारे बीच घूमता है ये है? तो जागरण, नॉट जागरण, जागते रहो। तो मुझे हिंदी से कुछ खफा नहीं है, आई लाइक हिंदी। मैंने ग्रेजुएशन तक मैंने हिंदी सीखा है, मतलब मैं क्लास में नहीं बैठा हूँ, पर हिंदी मेरा सेकेंड लैंग्वेज था। एक भी क्लास में गए नहीं, बिकॉज टीचर आती थी और शीट से जिसको जाना है तो जा सकते हैं, अटेंडेंस को मैं दे दूंगा, पर एग्जाम तो लिखना पड़ेगा ना। तो मैं गया, मेरे साथ दो ही ऑप्शन है, एक तो लिखो, अगर पास हो गए तो ठीक है, फेल हो गया तो 6 महीने बाद फिर से लिखो, पढ़ के लिखो। तो एग्जाम लिखने के लिए गया, क्वेश्चन पेपर खोला तो कुछ भी पता नहीं मुझे। तो मैंने सोचा चलो ठीक है, तो मैंने 8 पन्ने मेरे पास था, तो उसमें शोले की कहानी और परिचय की कहानी लिख दिया और फिर मैं पास हो गया। तो उसमें दो ही चीज़ हुआ होगा, एक तो जो जिसने पेपर को करेक्ट किया उसने कुछ पढ़ा नहीं है, 8 पन्ने देखा हिंदी में, पास मार्क। और दूसरा ये भी हो सकता है कि उसने जिन्होंने पढ़ा उसको पसंद आया और मुझे मार्क दे दिया। मैं ये सोचता हूँ कि दूसरा सही है, ठीक है। पर जो हिंदी जो है, इनफैक्ट मुझे उर्दू ज़्यादा पसंद है, सिंपली बिकॉज मेरा पिताश्री जो थे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में था और उसका उर्दू का पकड़ बहुत बढ़िया था, ही यूज्ड टू स्पीक वेरी वेल। और मुझे जो उर्दू में जो शब्दों का जो खेल होते हैं ना, वो बहुत पसंद था। तो 10-15 साल पहले ऐसा एक भूत चढ़ा मेरे को कि उर्दू सीखना है। तो ये उर्दू प्रोत्साहन समिति कुछ है भारत सरकार की, और उन्होंने पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिया था और मैं और मेरा दोस्त उसमें दाखिल हो गया। तो हर संडे, हर रविवार को वी हैव टू ड्राइव ऑल द वे टू द ईस्टर्न पार्ट ऑफ अहमदाबाद, रखियाल में एक स्कूल में सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक क्लास होता, हर संडे। ये सोचना कि कितना मोटिवेशन चाहिए आपको। तो मैं और मेरा दोस्त रोज हर संडे निकल। तो पहले दिन हम क्लास में 10-15 लोग हैं, ऑल मैन ऑफ कोर्स, एंड देन 10 बजे के आसपास एक बुरखा वाली लेडी आई
और शी वेंट इनटू द स्टाफ रूम। हम उनको हेलो बोल के स्टाफ रूम में चली गई। वो बुर्का उतारी और एक अच्छे टी शर्ट और जीन्स में एक बेहद खूबसूरत मोहतरमा। सबके मुंह ऐसे खिल गए, ये सबके मुंह ऐसे खिल गए कि मतलब अच्छा था। एंड वो एंड शी वाज अ वेरी गुड टीचर। 3 महीने हर संडे ये सोचो, रविवार सुबह को 10 बजे निकलो, गाड़ी चलाओ 1 घंटा रखियाल तक, फिर वहाँ बैठो, पढ़ो और फिर वापस आ जाओ 2 बजे तक। ये हुई मोटिवेशन। नहीं 2 बजे बिकॉज वो निकल जाती थी क्लास करने के बाद। तो 3 महीने से चला। फिर एक दिन मुझे याद है, जो उर्दू में जो कंबाइंड वर्ड से होते हैं ना, जैसे लाइक दर्द दिल, शहर पंजाब, उसका एक वर्ड का टाइप का वर्ड मुझे पता नहीं क्या है, बट वो सिखा रही थी क्लास के बाद। उसने बोला अगले हफ्ते से मैं नहीं हूँ। मैं बोल रहा हूँ सबके मुंह ऐसे हो गए, मेरा भी। उसके बाद मैं एक संडे गया, फिर मैंने भी बंद किया। पर नहीं, कहानी खत्म नहीं हुई। हमारे आईपीआर से एक और महाशय था उस क्लास में, पर उसने पूरा कोर्स कंप्लीट किया। तो वो अभी क्लास इधर नहीं है, तो मैं उसका नाम नहीं उठाऊंगा, पर मैं बाद में बताऊंगा कौन है। तो ये है मेरा हिंदी का जो भी छोटा मोटा प्यार है हिंदी से, उसकी वजह से है। चलो अब मैंने अभी 10 मिनट बर्बाद किया ना, अभी थोड़ा ही बहुत बताना है। चलो शुरू करते हैं। तो ये है एक 31 साल का मेरा यात्रा आईपीआर में। तो मैं 93 में इधर पहुंचे। एंड मुझे अभी भी याद है, इंटरव्यू में हम 4 लोग ही थे। एंड हम 4 लोग ही थे इंटरव्यू में। और मुझे क्वेश्चंस भी याद है जो भी पूछा था। 3-4 क्वेश्चन ही पूछे। और मैं सोचा ठीक है, पर उसी टाइम को मुझे पीआरएल में पीडीएफ का भी मिला था, और मुझे उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मेरा 2 सीनियर्स जो थे पीएचडी के, वहीं से पीडीएफ किया था। तो मुझे आईपीआर के बारे में कुछ पता भी नहीं था, और मुझे पीआरएल जाना था। तो जब मेरा नौकरी का लेटर आ गया, तो मैंने मम्मी को बोला मुझे ये नहीं करना है, मुझे पीआरएल जाना है। कुछ नहीं, नौकरी होता है। तो फिर आई हैड टू जॉइन हियर। सो दिस व्हाट आई यूज्ड टू लुक लाइक, लॉट ऑफ हेयर, एंड दिस इज व्हाट आई लुक व्हेन आई केम टू आईपीआर। जब मैं आईपीआर आए थे तो माय रूममेट वाज सुधीर, and I tell you, he makes one of the best pohas that I've ever tasted in my life. I don't know if you still do it. अभी भी बनाते हो क्या? अच्छा, बिल्कुल, देखो। So he was my room partner. So I kind of transformed from a rather good-looking boy to horrendous-looking person like this. मेरी गलती नहीं है। और यही चीज़ है कि जो मेरे हिंदी में, एक चीज़ भूल गया, मुझे हिंदी से डर है एक्चुअली। डर इसलिए है कि जो हिंदी में जो पुल्लिंग स्त्रीलिंग होते हैं ना, वो मुझे दिमाग में बिल्कुल बैठता नहीं है। देखो, दादी माँ स्त्रीलिंग है, दादाजी पुल्लिंग है, घास स्त्रीलिंग है, सेब पुल्लिंग है, और ये नहीं, हमारा जो ईंट स्त्रीलिंग है, कम्बक पत्थर वो पुल्लिंग है। ये कैसे होता है अभी भी मुझे पता नहीं है, तो मैं छोड़ दिया। अगर तुम बोले तो ठीक है, ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो अभी तो मेरा 6 अप्रैल 1993, सही है, हाँ,
93 में ज्वाइन किया और मेरा पहला जो 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 प्रोजेक्ट था जिसमें मैं काम किया वो उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन लेज़र। हिंदी में मेरे को नाम पता नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन लेज़र बोलते हैं। और मेरे साथ उस टाइम पे के जैन था मेरा बॉस, और मैं बीटा लैब में था उस टाइम पे। तो शारदा एंड मोहन वे द बॉसेस अराउंड देयर। तो हमने काम शुरू किया और करीब शायद 96 या 97 में हमको पहला सक्सेस मिला था। आई विल कम टू दैट। एंड इसकी वजह से मुझे 99 से 2001 तक जापानीज सरकार का फेलोशिप मिल गया था। तो 2 साल में जापान में काम किया और वापस आने के बाद भी थोड़ा कंटिन्यू किया FEL में इधर, पर वो प्रोजेक्ट बंद किया, दूसरा प्रोजेक्ट चालू किया जो प्लाज्मा एक्सेलरेटर वाला था। तो वो भी ऐसे चलता रहा। पर प्लाज्मा साइंस सोसाइटी PSSI 2007 में IPR ने ऑर्गेनाइज किया था। तो उस टाइम से मैंने PSSI में थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू किया, इसलिए कि PSSI उस टाइम पे कुछ क्या बोलूँ, प्रोफेशनल नहीं था। व्हाट इज द वर्ड फॉर प्रोफेशनल? नहीं हाँ, ये व्यावसायिक नहीं था, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा मैंने सोचा और काम भी किया, वेबसाइट भी थोड़ा ठीक कर दिया, और जो PSSI का जो काम करने का तरीका था वो थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर दिया, ताकि आगे जो भी PSSI का जो ऑफिसर्स होंगे उनको उनका काम आसान रहेगा। तो PSSI का काम मैंने किया। मे बी इवन नाउ आई एम डूइंग दिस ईयर ऑल्सो। परितोष नॉट लेटिंग मी गो, इस टाइम आपको भी रहना चाहिए, तो ठीक है, रहूँगा। फिर 2007 में फिर से मैं 3 महीने के लिए जापान चले गए, वहाँ विजिटिंग प्रोफेसर का एक पोस्ट मिल गया था। और 2007 से और 2018 तक नेशनल फ्यूजन प्रोग्राम करके एक प्रोग्राम IPR में था। तो उसका पूरा राइट फ्रॉम डिज़ाइन से लेके उसको इम्प्लीमेंट करने का जो पूरा जो व्यवस्था था हमने ठीक किया था। और उसके बीच में कंप्यूटर सेंटर, न्यूज़लेटर, नेशनल साइंस डे तो हर साल हम करते हैं, और फिर फाइनली आउटरीच। ठीक है, मैं थोड़ा डिटेल में जाऊंगा। और ये था हमारा पहला काम FEL का। हमारे पास एक बड़ा सा डब्बा था पहले, और हमारा प्रॉब्लम ये था कि इसमें से बीम निकालने में हमारा 90% टाइम तो उसी में नहीं निकल जाता था। पर मेरे साथ मोहनदास था, इसलिए काम होता था और हमने काम किया। और ये 97 में हमने पहली बार एक फ्री इलेक्ट्रॉन लेजर का आउटपुट निकाला था, ये वाले डिवाइस से। तो ये तो हुई FEL की बात। ये तो हम ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड बना रहे हैं, उसको घिसा के एग्जैक्ट साइज में बनाना पड़ता था जो इसके अंदर जाएगा। तो वो काम कर रहे हैं। और बस ये तो मेरा जापान का काम था। बट सेम दैट वो भी FEL ही था, पर वहाँ लीनियर एक्सेलरेटर बोलते हैं हिंदी में। तो इलेक्ट्रॉन को वो बहुत तेज में घुमाते हैं, तो उसमें मेरा काम था। और ये इस डिवाइस में हमने काम किया, और पहली बार एक ही सिस्टम से, क्या बोलते हैं, हार्मोनिक में क्या बोलते हैं हिंदी में? तो हार्मोनिक आउटपुट हमने निकाला था, फंडामेंटल सेकेंड एंड थर्ड हार्मोनिक। ये कोई भी लेजर से, एक ही लेजर से नहीं निकलेगा, बट FEL से हम ये कर सकते हैं, बिकॉज FEL में the laser output is not dependent on the medium, depends on the energy of the electron। तो उसको हम चेंज करके पूरा स्पेक्ट्रम हम निकाल सकते थे। थोड़ा सिमुलेशन भी किया वहाँ, और 2 साल बहुत अच्छा काम था, एक्सपेरिमेंटल एंड सिमुलेशन। और मैंने पूरा जापान घुमा था। मेरा प्रोफेसर इतना अच्छा था कि वो मैं फ्राइडे आफ्टरनून को मेरे रूम में आता था और पूछता था कि सैटरडे संडे कहाँ जा रहे हो? मैंने बोला मैं नहीं, इधर काम है। नहीं, कुछ काम वाम नहीं। वो पॉकेट से पर्ची निकालता था, ये ट्रेन ले लो, ये सुबह इतने बजे यहाँ पहुँचोगे, इस होटल में रहो, वापस आ जाओ संडे को। ये होता था।
तो हर वीक वो, ये मेरा पर्स है सोयामा, एंड दिस इज माय कोलीग। सो द 2 years, 2 साल उधर बीते थे, मैंने बहुत सारी चीज़ सीखे जो जो उस टाइम इंडिया में नहीं था। तो 2 साल बाद वापस आए, बहुत सारे आइडियाज़ थे, पर कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, वो तो ठीक है, वो तो ऐसे से मैन प्रपोजेस एंड गॉड डिस्पोजेस, so mostly God only disposed, so that's fine। तो फिर PSSI की बात, PSSI मैंने बोला ना 2007 से मैंने वेरी सीरियसली PSSI में काम करना शुरू किया और बहुत सारी चीज़ बनाए। ये जो प्लाज्मा का जो कॉन्फ्रेंस होते थे हर साल, वो भी थोड़ा स्ट्रीमलाइन कर दिए और बहुत सारे अवार्ड्स जो हमने करीब 10-15 अवार्ड्स PSSI मेंबर्स के लिए शुरू किया था। अब शायद वो नहीं है, बट फिर भी। और एक ही बार में एक टर्म के लिए सेक्रेटरी था और बाकी सब बैक साइड में काम करना है, आगे बाकी लोग हैं, हमको पीछे से ठीक से सब करना है। तो ये था PSSI का। और ये उसके PSSI के बाद 2009 के बाद 2008 आई थिंक 2006 to 17 हमने प्लाज्मा एक्सेलरेशन का एक लैब, पूरा लैब सेटअप किया था और उसमें ये प्लाज्मा एक्सेलरेशन सोर्स था जिसमें हम लिथियम वेपर बना के एक प्लाज्मा कॉलम बनाएंगे। तो ये जो देख रहे हैं ये एक्चुअली जो लिथियम का जो चैनल है उसमें हम UV लेजर से प्लाज्मा बना रहे हैं। तो ये प्लाज्मा was supposed to be used for acceleration बिकॉज वो तो एक्चुअली IPR और RRCAT का एक कंबाइंड प्रोग्राम था। फिर RRCAT ने बीच में उसमें से निकल गया, फिर पूरा हमारे ऊपर आ गया। और पर जो भी 5-8 साल हमने काम किया उसके ऊपर, तो बढ़िया काम था। वहाँ भी मोहनदास था, तो मोहनदास मेरे साथ 93 से लेके जब तक वो रिटायर हुए मेरे साथ ही काम किया। तो I really miss him because he is a good hand। वो I don't know यहाँ कोई है जो मोहनदास के साथ काम किया है, वो बताएगा कि आपको वो कितना यूनिक था। और my कोलैबोरेटर्स वेर मोहनदास, शिवा, प्रबल, और ये सब टेम्पररी लोग थे, बट फिर भी दे ऑल्सो, उनका भी कंट्रीब्यूशन था उसमें। ये तो अभी आया कंप्यूटर सेंटर की बात। तो एक दिन शायद 2013 है शायद, तो 2013 में एक दिन काव साहब ने बुलाया मुझे, बोला कि पूछा नहीं, उसने बोला कल से तुम कंप्यूटर सेंटर का इंचार्ज हो। मैंने बोला भाई मुझे एक लाइन कोडिंग भी नहीं आता, मैं क्या कंप्यूटर सेंटर में करूँगा। तो उसने बोला एक चीज़ कि आपको मैनेज ही करना है, और वो आप करते हो अच्छी तरह। तो आप मुझे बोलो कि अगले 5 साल में आप कंप्यूटर सेंटर में आप क्या करोगे, यू जस्ट वांटेड टू नो। तो मैं उसी टाइम बोल दिया ये करना है, वो करना है, हमको सेंटर बनाना है, ये ना, बहुत सारी चीज़ बोल दिया। फिर वापस आगे सोचे ये सब कैसे करेंगे। तब हमारे गोविंद था बंदा, तो गोविंद को मैंने पकड़ा, हमको कुछ करना है, बिकॉज उस टाइम पे कंप्यूटर सेंटर में पूरा जुगाड़ चलता था, मतलब ऐसा व्यवस्था नहीं था, इट वॉज नॉट वेरी ऑर्गेनाइज, बट होता था। तो मैंने बोला ये चेंज होना चाहिए। इट्स सर्विस डिपार्टमेंट, एक सर्विस डिपार्टमेंट शुड बी, जितना भी हो वो इट शुड बी वर्किंग। उस टाइम पे आपको याद है इंटरनेट इज़ नॉट वर्किंग, इंटरनेट इज़ वर्किंग, ये मेल आता जाता रहता था उस टाइम पे। तो हमने सोचा ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो इट इज़ बिकॉज दैट वी डिडंट हैव वेरी स्टेबल इंटरनेट प्रोवाइडर, और हम प्राइवेट एजेंसी से लेते थे। हमने ये सोचा कि हम क्यों नहीं BSNL का हाथ पकड़े। तो लॉट ऑफ प्रोटेस्ट, बहुत सारे लोग बोले कि आप क्या कर रहे हो, BSNL ये है वो है करके। मैंने बोला मैं रस ले लूँगा। तो उस टाइम बोरा साहब था, बोरा साहब ने बोला आप तो BSNL में जा रहे हो। मैं बोला हाँ क्यों नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनको फर्स्ट चॉइस उनका ही होना चाहिए, नहीं पर उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा। बोला वो ठीक है, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगे। और गोविंद और एक मनीष करके एक लड़का था BSNL का, उन्होंने इतना अच्छा काम किया हमारे लिए कि हम IPR में और CPP में
अच्छा इंटरनेट लेके आया। तो इंटरनेट का जो 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 क्रेडिट है आपको गोविंद को देना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ है कि आईपीआर में वाईफाई, ना वी टेक इट फॉर ग्रांटेड ना, हम तो फ़ोन उठाते हैं तो नेटवर्क मिल ही जाता है। एक ज़माना था कि जब कुछ नहीं था, इधर फ़ोन इधर चलता भी नहीं था, तो हमने एक प्रपोजल रखा कि आईपीआर कैंपस में सिक्योर वाईफाई देना है। उसके लिए भी वो बहुत प्रोटेस्ट हो गई। समबडी रोड टू धीरज सिंह दैट ये सिक्योरिटी ब्रीच होगा फलाना डमकाना करके। तो धीरज ने मुझे बुलाया, अब क्या करें, आपको देना ही नहीं देना है, देना है तो यू हैव टू हैंडल दिस थिंग्स। हमने बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, वी हैव प्रॉपर व्हाट इज इट इक्विपमेंट विच कैन टेक केयर ऑफ ये जो ऑनलाइन थ्रेट्स हैं। तो वो अब अभी तक थ्रू वाईफाई हमको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ है। भले हमको अच्छा ही हुआ है कि हम कैंपस में कहीं भी हो अब कनेक्टेड रहे। फिर है डाटा सेंटर। अपने पहले कंप्यूटर सेंटर में कहीं गया है 2013 के पहले, तो एक साइड में एक रूम था, एक रैक था, उसमें सब कुछ उसके अंदर। तो हमने एक डाटा सेंटर देखने गया कि इधर गांधीनगर में, किसी और चीज़ के लिए गया था, और हमने सोचा अरे ये तो बढ़िया है, हमको भी चाहिए ऐसा। तो हमने प्रपोजल रखा कि हमको बनाना है ये, बट क्यों बनाना है, अब तो जो चल रहा है चल रहा है। मैं बोला कि नहीं, 5 साल में हमको ये आएगा ये HPC आएगा, इसके लिए हमको अप टाइम 99.99 रखना है। तो रख के हमको पैसा मिल गया, तो इसके लिए पैसे मिल गया। मगर हमारा नेटवर्क अभी भी पुराना जुगाड़ू है, उसको चेंज करना है। तो उसके लिए जब पूछा तो बोला चल तो रहा है, आपको क्यों उसको चेंज करना है। तो हमने क्या किया कि हमने एक गवर्नमेंट सर्टिफाइड ऑडिटर को बुलाया, नेटवर्क ऑडिटर, उनको पूरा दिखाया और उनसे रिपोर्ट लिखवाया। और रिपोर्ट में ये 2 लाइन हमने ऐड करवाया कि दिस करंट नेटवर्क इज प्रोन टू सिक्योरिटी थ्रेट्स, आपको चेंज करना पड़ेगा। ये पकड़ के मैंने धीरज के पास गया, देखो हमको नया नेटवर्क चाहिए ही, तो तुरंत इसने अप्रूव किया। तो हमारे आईपीआर को नया नेटवर्क भी मिल गया और एक स्टेट ऑफ द आर्ट डाटा सेंटर। इससे भी बड़ा होता अगर हमारे पास ये बिल्डिंग का ओरिजिनल प्लान्स रहे तो। अनफॉर्चुनेटली ओरिजिनल प्लान जो थे बड़ौदा में थे, एंड बारिश के टाइम पे मौसम का पानी आके पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो हमारे पास इसका जो वेट लोडिंग कैपेसिटी था वो कितना है वो एक्चुअली पता नहीं है। तो हमको 2 रो ही रखना पड़ा, ये तो 4 रो आने वाला था, इसके अंदर जगह था उसमें। तो ये सेंटर अभी कितने साल हो गए गोविंद? 7 साल, 7.5 साल में अप टाइम इज 99.99%। You heard this number somewhere, right? Plasma in the universe. So we are saying almost वो सही है, ठीक है। तो ये हुआ कंप्यूटर सेंटर का वाईफाई नेटवर्क, एंड आईपीआर आईटी पॉलिसी भी उसी टाइम बना था। फिर नेशनल फ्यूजन प्रोग्राम, ये भी एक दिन काव साहब और सेन साहब ने और प्रॉब्ली वन जॉन साहब भी थे उस टाइम, बुलाया था कि हमको ये करना है, वी शुड हमको बाहर के कॉलेज और यूनिवर्सिटी वालों को प्रोजेक्ट देके सपोर्ट करना है। ओके, दिस वाज जब हम ईटर ज्वाइन किए थे, तो हमारा जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो थोड़ा स्कोप बढ़ाना है और बाहर के लोगों को भी चांस देना है कि हमारे साथ काम करें, और वो भी नए एरियाज़ में जो हमारा कोर एरियाज नहीं है। तो इसमें मेरा ये सोच था कि मैंने यूजीसी का देखा, CSR का पूरा प्रोसेस मैंने स्टडी किया, और उसमें देखा कि इतने सारे पेपर वर्क है, जो PI जो होते हैं उनको भर के पेपर लिख के देना पड़ता था, और फिर 1 साल 2 साल लेता है जब तक PI को पहला इंस्टॉलमेंट ऑफ द फंड मिले। मैंने सोचा क्यों नहीं इसको रिड्यूस करके 6 महीने या 3 महीने करें, और हमने इतना सिंप्लीफाई किया कि PI को प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद 3 महीने के अंदर 90 डेज के अंदर उसको उनका पहला ग्रांट मिलता था, और ये कोई भी गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी नहीं करते। तो ये हमारा अल्टीमेट सेलिंग पॉइंट था। तो और उसकी वजह से हमने करीब
200 प्रोजेक्ट किए 10 साल में, करीब 50 करोड़ के आसपास फंडिंग करते थे, ऑलमोस्ट अबाउट 50 to 60 प्रोजेक्ट्स एवरी ईयर। और ये खास था कि हर प्रोजेक्ट का डिटेल्स मुझे पता भी था, मैं टाइम लगा के उसको पढ़ते थे, सीखते थे, बिकॉज ये सब एरियाज में मेरा एरिया में नहीं था। कोई इंजीनियरिंग था, कोई मटेरियल साइंस था, कोई सिमुलेशन था, ये सब मेरा ऊपर से जाता था। फिर भी आई यूज्ड टू गो थ्रू दैट। एंड ऐसा है कि जो पीआई के पास में मेरा एक ही मकसद था, पीआई को अपने काम के लिए ज़्यादा टाइम बिताना है, नॉट फॉर राइटिंग लेटर्स और मुझे पैसा नहीं है, पैसा चाहिए, ये खराब हो गया, वो खराब हो गया, ये रिपोर्ट दे दो, वो रिपोर्ट, ये सब नहीं। वो मिनिमाइज करके पीआई को अपना काम करने के लिए ज़्यादा टाइम देना था, तो इसलिए ये सक्सेस हो गया था। और जब 2017 में BRFST बंद करने की एक ये आया DAE में, जब तक कोई आई थिंक जय सर ने समवन आई डोंट नो किसी ने रेस किया कि ये जो ग्रांट इन एड इंस्टीट्यूट कैसे दूसरों को एड दे सकते हैं, ये इश्यू था। सो दे सेड आपको बंद करना पड़ेगा। तो फिर एक दिन मैं आई आस्क फॉर आई वांट टू मेक अ प्रेजेंटेशन देने के लिए। तो मैं प्रेजेंटेशन दी। उस टाइम कंट्रोलर था बीआरसी का डायरेक्टर, DAE का 2-3 लोग थे। तो मैंने ये मेरा BRFST का प्रेजेंटेशन पूरा देके मैंने एक क्वेश्चन पूछा, आप मुझे बताओ कौन सा गवर्नमेंट फंडिंग एजेंसी 90 दिन में फंडिंग देता है। तो वो लोग बोले वो हो ही नहीं सकता। मैंने बोला हमने किया, हमने 10 साल किया, तो ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, हो सकता है। बट देन धीरे से उन लोगों ने भी सोचा कि ये सही है, फिर उन्होंने प्लाज्मा का ये चीज़ BRMS में इंक्लूड कर दिया, कॉल्ड PPFRC, प्लाज्मा इन्फ्यूजन रिसर्च कमेटी करके एक सेपरेट कमेटी बनाया था। अब वो भी चला 5 साल। फिर अभी उसके बाद मैं निकल गया उसमें से। अभी PPFRC नहीं है, अभी प्लाज्मा का जो भी हो वो मेगा प्रोजेक्ट्स के हेड में आता है, मेगा साइंस, करेक्ट, मेगा साइंस के हेड में। तो ये था BRFST का थोड़ा। अब देख लीजिए, इंडिया में मोस्टली सभी राज्यों में हमने प्रोजेक्ट दिया है। और अभी इससे क्या हुआ कि फर्स्ट ऑफ ऑल IPR का नाम सभी को भी पता है। अभी IPR सुने तो उनको पता है कि हम फ्यूजन में काम करते हैं, ईटर में काम करते हैं, प्लाज्मा एप्लीकेशन में काम करते हैं, वो सब उनको पता है। और ये देखो तो ये तो सब डाटा है। अब ये देखो तो अभी 93 इंस्टीट्यूट्स था, 74 यूनिवर्सिटीज़ था, 15 कॉलेज, इंडस्ट्री भी पहली बार BRFST ने इंडस्ट्री को रिसर्च फंड दे दिया था। जैसे 31 इंडस्ट्री हमने सपोर्ट किया था। और टोटल यू कैन सी अबाउट 57 करोड़ ऑफ रुपीज़। तो ये बहुत अच्छा एक लर्निंग कर्व था मेरे लिए भी। मुझे अभी इस एक्सपीरियंस से मुझे ये अभी अच्छा लगता है कि मुझे एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट अब दे दो मुझे, मैं उसको पढ़ के उसमें से हर चीज़ में निकाल सकता हूँ, ये गलत है, ये सही है, मैं बता सकता हूँ। सो दैट इज ओनली टू एक्सपीरियंस। सो ये विद हैंड आई शुड अप्रिशिएट प्रोफेसर जॉन एंड और ये कमिटी जो था BRFST का, जिन्होंने मेरे ऊपर विश्वास रखा तो कि मैं एक काम करूं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 10 साल में इतना कुछ हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिर से मैं एक 3 महीने के लिए एक विजिटिंग प्रोफेसर पोजीशन था वही यूनिवर्सिटी में, बट आई गॉट टू वर्क ऑन अ बिगर एक्सेलरेटर। ये तो स्प्रिंग 8 का था, तो उसमें भी काम किया, थोड़ा अच्छा है। बट मोस्टली फीडबैक कंट्रोल और बीम स्टेबिलिटी के बारे में काम किया मैंने 3 महीना, वो भी अच्छा काम था। तो फिर न्यूज़लेटर। आपको पता है कि हमारा लास्ट न्यूज़लेटर 97 के पहले बंद हुआ, बना और बंद, नहीं इससे भी पहले, शायद याद है तुमको कब था? हम प्रिंट करते थे ना 94 या 95 के बाद हमारा न्यूज़लेटर नहीं था। फिर 2013 में जब धीरज
आए तो उसने मुझे बुलाया और वो बोला कि रवि हमको याद है तुमको पुराने हमारा न्यूज़लेटर था, हमको फिर से शुरू करना है। ठीक है, शुरू करते हैं। हमने अगस्त ये पहले इशू था अगस्त 2013 में, और ये मई 2024 में। तो थोड़ा आपने देखा होगा कि स्टाइल तो ऑलमोस्ट सेम है अभी भी, थोड़ा ब्यूटिफिकेशन हुआ है बस। पर ये जो न्यूज़लेटर है मेरे ख्याल से हमारे जो हम जब 10-15 साल बाद पीछे देखेंगे तो हमको याद दिलाएंगे कि आईपीआर में क्या हुआ था, किसने क्या किया और क्या हुआ, ये सब। तो फॉर पोस्टेरिटी, पोस्टेरिटी को क्या बोलते हैं हिंदी में? पोस्टेरिटी। जब हिंदी वालों को भी पता नहीं तो मैं क्या करूँ। चलो ठीक है। हाँ? तो ये था हमारा टीम। आई थिंक इसमें छाया मिसिंग है, बट आई मस्ट थैंक ऑल दीज मेंबर्स फॉर देयर कंट्रीब्यूशन, बिकॉज अगर वो लोग मुझे आर्टिकल नहीं देते तो मुझे एडिटिंग करने के लिए कुछ होगा ही नहीं। तो ये जो टीम था मेरा वो बहुत प्रोएक्टिव था और है अभी भी, और आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर इश्यूज ऑल्सो। साइंस डे, तो साइंस डे भी 97 में लास्ट हुआ था। तो ये 97 की फ़ोटो है। तो 97 के बाद 2013 तक, जब तक धीरज आए, हमें साइंस डे कुछ नहीं था इधर। तो 2013 में हमने साइंस डे शुरू किया, और वो खाली एक हफ्ते का टाइम में हमने साइंस डे ऑर्गेनाइज किया था 2013 में। पर 13 के बाद हमने वेरी सीरियसली काम करना शुरू किया साइंस डे के लिए। और अब गुजरात में कच्छ से लेके इस साइड और उस साइड सभी जगह से करीब 600 बच्चे आते हैं आईपीआर में, इधर रहते भी हैं और कभी कभी कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेते हैं। और इस साल से हमने एक आईपीआर रोलिंग ट्रॉफी भी शुरू किया है, जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्कूल जो होते हैं, जिसका मैक्सिमम अंक निकलते हैं कॉम्पिटिशन में, उनको दिया जाता है। तो ये है साइंस डे का। और इसका आनंद कुछ और है, मतलब वो 2 दिन इधर जनवरी में होता है तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं, पर बच्चों के साथ इंटरेक्ट करना वो दो दिन बहुत अच्छा लगता है मुझे। ये आउटरीच 2017, मुझे याद है उस टाइम इधर PSSI कॉन्फ्रेंस चल रहा था हमारा EDI में। तो एक दिन शशांक ने बोला कि हमको एक आउटरीच डिवीज़न शुरू करना है। आई थिंक बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड मैंडेटेड कि आउटरीच हर डिपार्टमेंट में आउटरीच का एक सेक्शन होना चाहिए। तो उसने पूछा कि आप शुरू करेंगे? हम लोग क्या करूँगा, बट मुझे कंप्यूटर सेंटर से पहले निकालना पड़ेगा, तो 2 काम मुझे नहीं करना है। तो शुरू किया। उस टाइम पे खाली छाया, मैं, हर्षा और छाया, हर्षा, मोहनदास और मैं, हम 4 लोग थे उस टाइम पे। फिर धीरे धीरे उसमें जुड़े। अभी तो 7 लोग हैं, अभी 2 बच्चे भी आए हैं हमारे। तो अभी थोड़ा एवरेज एज तो थोड़ा कम हो गया। पहले एवरेज एज 50 प्लस था, अभी भी थोड़ा उनके वजह से थोड़ा 30s में आ गए। तो ठीक है। तो हमने मैंने एक प्रपोज किया कि हमको एक एग्जीबिशन सेंटर शुरू करना है। तो अब क्या करेंगे, कहाँ करेंगे? मैंने उस टाइम हमारा ऑडिटोरियम बनने का कुछ प्लान चल रहा था उस टाइम। हमने बोला कि ऑडिटोरियम का एक फ्लोर आउटरीच के लिए दे दो, हम पूरा एक्सिबिट्स रखेंगे उधर। जो लोग आएंगे उनको अंदर भी नहीं लेके जाना है, अब बाहर से हम दिखाएंगे, ये सब मॉडल रख के दिखाएंगे। यही प्लान था। पर फिर ये जो ऑडिटोरियम का काम इट केप्ट ऑन डिलेइंग। हमने बोला कि तो आई थिंक उस टाइम पे कुछ 11th प्लान का कुछ चेंज हो गया और प्रोग्राम्स कुछ कैंसिल हो गया, तो ऊपर का जगह खाली हो गया उधर। तो मैंने बोला हमको दे दो उधर, हम अच्छी तरह करेंगे, उधर ऑडिटोरियम बनाएंगे। तो फिर वो मिला एरिया। तो हमने एक अच्छा सा वो 15 मीटर पे 15 मीटर एरिया में हमने एक अच्छा सा एक एग्जीबिशन हॉल बनाया, जिसको हम अच्छी तरह सजाया, फ़ोटो वोटो लगा के, और उसमें पूरा एग्जिबिट्स भी हमने सजाया 30 के करीब। और तो ये था ये है हमारा
लोगो के लिए क्या बोलते हैं? लोगो ही बोलते हैं। तो ये लोगो है। जो पॉपुलर वर्ड्स है उसको वैसे यूज कर सकते हैं। अच्छा, ठीक है, तो ये लोगो है। हैं? बिल्कुल नहीं, क्यों तैयारी करूं? मैं 30 साल तैयारी नहीं किया था, अभी क्या करूं एक दिन के लिए? अभी देखो, अभी ये हुआ हमारा रूम एग्जीबिशन। मेरे ख्याल से सब लोग एक कम से कम एक बार तो आए होंगे ना इधर। अगर नहीं आए तो प्लीज़ आओ, ज़रा देखो हमारा फैसिलिटी क्या है। तो ये पूरा एग्जिबिट्स का है, और ये एक साइड में हम 100 लोगों को बिठा सकते हैं, और एक साइड में पूरा एग्जिबिट्स हैं। तो ये आई थिंक इन 2022 में हमने शुरू किया ना, 22 में हमने शुरू किया था। ये हमारे एग्जिबिट्स है। जब हम शुरू किए थे हमारे पास खाली एक था, ये वाला, वो भी FCPT ने दान में दिया था हमको। तो एक था ये, और शायद नाइट राइडिंग भी था एक, ये वाला भी था। ये 2 एग्जिबिट्स था हमारे पास। फिर उसके बाद ये मिला, फिर धीरे धीरे वो लोग भी देने लगा। फिर हमने, एंड आई वुड क्रेडिट ऑल दिस एग्जिबिट्स, डेवलपिंग ऑफ ऑल दिस एग्जिबिट्स टू मोहनदास। इसलिए कि मोहनदास और मेरा इतना अच्छा सिंकिंग था। एक आइडिया उनको बताने के बाद मुझे उस साइड देखने का नहीं। वो 1-2 हफ्ते के बाद वो बुलाएगा मुझे, अभी मैंने एक चीज़ बने, आके देख लो। तो हम देख लेंगे, उसको ट्राई करेंगे, थोड़ा चेंजेस करेंगे, और फाइनली वो एग्जिबिट बना लेंगे। तो ये सब मोस्ट ऑफ देम वे वर्किंग मॉडल्स। फिर हमने सोचा कि अभी टोकोमा को समझाना, एक 6वीं क्लास का बच्चे को टोकोमा का कैसे समझाएंगे? तो हमारे पास जो मॉडल था बहुत वेरी कॉम्प्लिकेटेड मॉडल्स थे। हमारे पास एक SST का मॉडल था, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था। तो हमने सोचा कि इसको ओवर सिंप्लीफाई करें, और हमने बनाया ये टोकोमैक का, जेनरिक टोकोमैक का मॉडल, ये वाला। हाँ, ये इसमें क्या है कि हमने एसेंशियल पार्ट्स ही रखा। हाँ, इधर है, सेम थिंग है। तो एसेंशियल पार्ट्स ही रख के इससे हम बच्चों को समझाते थे कि एक बेसिक टोकोमैक के लिए क्या क्या चाहिए। फिर हमने थोड़ा आगे सोचा कि हम क्यों नहीं इसको एक टॉय का खिलौना, एक खिलौना के रूप में क्यों नहीं बनाए। तो हमने बनाया ये टोकोमैक टॉय। ये 32 पीस वाला एक टॉय है जो बच्चे असेंबल कर सकते हैं। और जहाँ भी हम जाते हैं प्रोग्राम करने, हम इसका कंपटीशन करवाते हैं। अभी फिलहाल लास्ट कहाँ किया था? हाँ, उदयपुर में किया था ना। तो वहाँ का रिकॉर्ड है 1 मिनट 56 सेकेंड्स। तो बच्चे इसको 1-2 मिनट के अंदर इसको असेंबल कर सकते हैं। और जैसे वो असेंबल करेंगे, उसको ये भी समझ में आएगा कि ये क्या है, ये वैक्यूम वेसल क्यों चाहिए, ये कॉइल्स क्यों चाहिए, सपोर्ट स्ट्रक्चर क्यों चाहिए, ये सब उनको सीखने को मिलता है। ये तो ये वो सिंपल से ये एक वेरी सिंपल एक्सिबिट है विच केम फ्रॉम वन डिस्कशन बिटवीन माई सेल्फ एंड मोहनदास। तो मैंने मोहनदास को बोला कि हमको एक फ्लैट वैक्यूम ट्यूब चाहिए, मतलब राउंड नहीं, फ्लैट वाला। तो उसको ये हमारा FEL का पुराना विगलर है। तो विगलर का मैग्नेटिक फील्ड साइनसॉइडल होता है। तो हमने सोचा उसके ऊपर हम प्लाज्मा रखेंगे तो प्लाज्मा भी 90 डिग्रीज में वो भी साइनसॉइडल में आएंगे। तो हम सोचे कि उसके लिए मैंने सोचा कि थोड़ा वाइड हमको प्लाज्मा ट्यूब चाहिए। तो एक दिन मोहनदास से बुलाया, हमने ऐसे ही ये ट्यूबलाइट से काम कर रहा था, तो ट्यूबलाइट हमने इसके ऊपर रख दिया, तो ये दिख गया, मतलब बन गया हमारा एक मॉडल। तो ये नॉर्मल ट्यूबलाइट ही है जो हम वाटर प्यूरिफायर में यूज़ करते हैं। यू कैन सी दैट द प्लाज्मा विल ऑल्सो स्टार्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन where the magnetic field is moving in a perpendicular. So it's very clear indication of your right hand rule. तो ऐसे सिंपल मॉडल्स हैं सब, बट इसमें क्या है कि हम कुछ प्लाज्मा भी और थोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स भी बच्चों को सिखा सकते हैं। एंड दीज आर ये जो मॉडल्स थे, ये हमारे पंप का अगस्त्या, और ये लिथियम ट्रिशियम ब्रीडर का। आई मस्ट थैंक परितोष एंड रंजना फॉर दिस, बिकॉज हम पूछते रहते कि हमको कुछ करके दो, तो ओनली दीज 2 people हेल्प अस। थैंक यू फॉर दैट। तो
ये वो हमारा एक्सपेरिमेंट्स का। टू एज ऑफ टुडे वी हैव 32 एग्जिबिट्स हैं। और हम जब जाते हैं कहीं, हम पूछते हैं हमको मिनिमम 15 बाई 15 मीटर का जगह चाहिए ये सब रखने के लिए। पहले हम इसके 1/4 रूम में करते थे, अभी हम डिमांड करते हैं कि हमको 15 बाई 15 मीटर का जगह चाहिए। हम लोग देते भी है। तो ये वो, हाँ, ये है वो टोकोमैक टॉय जो बॉक्स में आता है, आई मीन आता है व्हाट आता है। तो एंड ऑल्सो हम जो बच्चे जहाँ भी हम जाते हैं वो बहुत होशियारी से खेलते हैं बच्चे, वेरी कॉम्पिटेटिव। हम क्या करते हैं कि कंपटीशन के 2 दिन पहले 3-4 ऐसे टेबल पे रख देते हैं, वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस करके कंपटीशन होता है और बच्चे करते भी हैं। अभी ये लोग हाँ नहीं, तो ये लॉकडाउन के टाइम का तमाशा था। मतलब घर पे बैठे बैठे क्या करेंगे, तो मैंने सोचा मैंने पूरा स्क्रिप्ट लिखा था मूवी बनाने के लिए, जिसमें ये जो रोल है ना, मैंने मोहनदास को समझ के बनाया था। तो मोहनदास ने बोला कि मैं नहीं करूँगा ये। तो फिर मैंने बोला कि अभी क्या करें, कुछ तो करना पड़े। पूरा स्क्रिप्ट बनाया। तो लॉकडाउन के टाइम पे मेरा एक दोस्त का लड़का है, वो थोड़ा हाइपर एक्टिव लड़का है। तो उसने मुझे कॉल किया, बोला कि ये लड़का थोड़ा घर पे बैठे बैठे कुछ उससे बात कर लो। तो मैंने उससे बात किया और उनसे पूछा कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। तो ये सेंड मी पिक्चर्स, वो ड्राइंग करता है बहुत। तो मैंने बोला भाई हम एक चीज़ नया ट्राई करें। तो बोला क्या, एक कॉमिक बुक बनाएंगे। अरे अंकल मुझे कॉमिक बुक का पता नहीं, मैं पिक्चर ड्रॉ करता हूँ। मैं बोला ठीक है, मैं तुमको एक स्क्रिप्ट भेज देता हूँ, तुम उसको पढ़ो और मुझे 3-4 दिन बाद बोलोगे तुमने क्या समझा है उसमें से। तो 3-4 दिन, एक्चुअली 2 दिन बाद उसने कॉल किया। तो मैंने बोला तुम बोलो तुमने क्या समझा। उसने पूरा अच्छी तरह मुझे समझाया कि बुक में क्या, वो डायलॉग में क्या लिखा था। तो बोला ठीक है, अभी तुम एक फ्रेम तुम खाली ड्रॉ करो, बाकी हम देखेंगे। फिर उन्होंने पहला वाला इंग्लिश में किया, फिर हमने ट्रांसलेट किया इंग्लिश, 20 इंडियन लैंग्वेजेस में किया और 6 फॉरेन लैंग्वेजेस में। ये इंडियन लैंग्वेजेस में मेजॉरिटी जो है IPR के लोगों ने किया है। अब अपने अपने मातृभाषा में हम लोगों ने ट्रांसलेट करके हमने बनाया। अब जहाँ भी हम जाते हैं लोकल एरिया में, उस लैंग्वेज का कॉमिक हम प्रिंट करके ले जाते हैं और बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये बहुत एक सेटिस्फाइंग जॉब था। बस लॉकडाउन के टाइम पे सेटिस्फाइंग इसलिए कि हम प्लाज्मा जैसे फील्ड को हम तीसरी या चौथी क्लास के बच्चों को हम समझा सकते हैं, इसलिए। ये दूसरी, ये मैंने किसी को बताया नहीं है, मतलब नोबडी नोज मच अबाउट दिस। ये भी उसी टाइम पे मैंने किया था। एक बुक, एक 50 पेज का बुक बनाने के लिए शुरू किया, वो 350 हो गया पेज। तो वो तो इट स्टार्टेड बिकमिंग बिगर एंड बिगर, एंड आई विल शो यू। इसमें ज़्यादातर फोटो हैं और उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन है। इसका एडवांटेज है कि सॉरी, हाउ डू आई शो इट। चलो इसके बात करेंगे जैसे इट फिनिशेस। तो ये भी वर्क इन प्रोग्रेस, चलता हुआ काम। फिर हैं कार्यशील, हाँ नहीं अभी भी चल रहा है, काम जारी है, इसका काम अभी जारी है। एंड होपफुली आफ्टर रिटायरमेंट आई विल स्पेंड मोर टाइम ऑन दिस। एडिट करके थोड़ा बुक फॉर्म में ले आके आउटरीच को मैं दे दूंगा। हिंदी करके 2 प्राइज मिलेगी। अच्छा
हाँ, ये तो मेरा एक ड्रीम सपना था कि एक टेलीस्कोप मुझे चाहिए, पर आई कैन नॉट अफोर्ड दिस। तो मैंने सोचा अगर मैं इसके लिए पैसे नहीं डालूंगा तो IPR से डलवा दूंगा। तो एक अच्छा सा, बिकॉज हम प्लाज्मा के बारे में बोलते हैं पर हम सूरज के बारे में हमारे पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है। तो मैंने सोचा ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको बच्चों को सूरज के ऊपर का जो डिटेल्स हैं वो दिखाने के लिए कुछ चाहिए। तो हमने एक अच्छा स्कोप इन्वेस्ट किया, इसमें हाइड्रोजन अल्फा फिल्टर है, वेरी हाई रेजोल्यूशन हाइड्रोजन अल्फा 0.025 नैनोमीटर है। तो इतना हाई रेजोल्यूशन में आप सन का सरफेस का फीचर्स सब देख सकते हैं, इंक्लूडिंग फ्लेयर्स। एंड ये तो कैल्शियम फिल्टर है जो यूवी में देखता है, ये 656 में और ये 393 में। तो स्पेक्ट्रम के दोनों एंड से हम सूरज का जो सरफेस में जो फिनोमेना होते हैं उसको दिखाने के लिए, और ये अभी बहुत पॉपुलर होने लगा है। हमने 24 जनवरी में दो इवेंट किए थे, एक तो इधर दोनों आनंद में ही था, और अभी हम इसको थोड़ा और आउटरीच के पाथ लेके हम स्कूलों में लेके जाएंगे, और एक दिन का प्रोग्राम सुबह 10 बजे से 4 बजे तक बच्चों को सूरज के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में दिखाएंगे। तो ये एक चीज़ है, क्या है, हाँ, ये मेरा आउटरीच प्रोग्राम का है। अब ऊपर देखिए तो 18 से लेके 24 तक हमने करीब 190 इवेंट्स किए हैं, और करीब 6 लाख लोग हमारा IPR का जो एग्जीबिशन है वो देखने के लिए आए हैं। और टीचर्स 800 टीचर्स को हमने ट्रेन किया है, और करीब 2000 के ऊपर स्टूडेंट्स को। हम क्या करते हैं कि जहाँ भी हम जाते हैं उस लोकल होस्ट के स्कूल या कॉलेज से बच्चे हम लेके उनको ट्रेन करके वही लोग समझाते हैं एक्सिबिट्स। बिकॉज ये तो हमारा एक सेल्फिश मोटिव था, बिकॉज हम 5 लोग थे और 25 एक्सिबिट, 5 दिन खड़े होके बोल के दिमाग खराब हो जाएगा। तो मैंने सोचा कि अगर बच्चों को ट्रेन करे तो इट्स ए विन विन सिचुएशन, हमको भी काम थोड़ा कम हो जाएंगे और बच्चे भी कुछ सीखेंगे। तो करीब आप जो भी फोटो में देखो हम नहीं होंगे, सब लोकल बच्चे हैं। लोकल बच्चे को हम सिखा के ये बहुत रोमांचक है, बिकॉज पहले दिन बच्चे इतने डरे हुए होते हैं, बिकॉज उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि क्या बोलेंगे कैसे बोलेंगे। पर दूसरा तीसरा दिन होते होते बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस होता है कि हम भी समटाइम्स सरप्राइज हो जाते हैं। एक बार हमने मेघालय में किया था, तो वहाँ तो यूजुअली हम फिजिक्स के बच्चों के लेते हैं, तो उसमें बायोलॉजी के स्टूडेंट्स थे, मैथमेटिक्स में थे। तो हम सोचे कि कैसे होगा, पर जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स थे वो भी इतने अच्छे सीख के इतने अच्छी तरह से उन लोगों ने बताया। तो दैट इज़ अनदर अचीवमेंट, बिकॉज इतने सारे बच्चों को आप एक दिन में प्लाज्मा के बारे में सिखा के और वो किसी और को बताने लायक बनाने के लिए कितना मेहनत चाहिए। तो ये भी आप देख लें कि हमने ऑलमोस्ट सभी राज्यों में हमारा एग्जीबिशन हुआ है। अब अभी भी थोड़ा बाकी है झारखंड, वो तो इस साल इस एरिया का कवर हो जाएंगे, जुलाई अगस्त में इस साइड कवर हो जाएगी। मतलब पूरी इंडिया में हमारा लोगों को पता है कि IPR जैसा एक इंस्टीट्यूट है और हमारा एक एग्जीबिशन है और प्लाज्मा क्या है। ये अभी इस साल शायद आपको 2 चीज़ और मिलेंगे। एक तो एक IPR का एक आउटरीच का बस, जो एक्चुअली 22 में अप्रूव हुआ था, अभी तक DA हमको पैसे नहीं दिया। जब DA पैसे देंगे तो IPR का ऐसा एक आउटरीच का बस होगा जिसमें हम एक्सिबिट्स कभी भी कहीं भी लेके जा सकते हैं। और ये सोलर ऑब्जर्वेटरी हमारा जो उस साइड में ऊपर एक सोलर ऑब्जर्वेटरी लगाएंगे, जिसके अंदर हम ये टेलीस्कोप परमानेंटली फिक्स करेंगे। और सब लोग IPR के लोग भी आपका फैमिली के लिए एक दिन ये लोग रखेंगे, उनको लेके आओ और देखो कि हमारा सूरज कैसी दिखती है।
दिखता है, ओके। सूरज कैसे दिखता है, ठीक है। एक डेढ़ महीने में हो जाएगा। हाँ, 1-1.5 महीने में हो जाएगा ना, तो ठीक है, गुड। तो माई एक्सपीरियंस इन आईपीआर में, मेरा जो आईपीआर में एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मेरा क्या मंत्रा था, थे है, ओके। तो उसमें क्या है कि, so I would say unsolicited advice. People should not give advice just like that, but I am giving unsolicited. तो आपको मुझे पता नहीं है ये बोलने में बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होना है। हम तो ह्यूमन बीइंग्स है ना, हमको सब कुछ पता नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि हमको कुछ चीज़ पता नहीं है, तो आप बोलो मुझे पता नहीं है, पर जब आप ये स्टेटमेंट बनाओगे, वो बताओगे, मतलब तुम्हारी जिम्मेदारी होता है कि तुम जाके उसके बारे में सीख के जिसने भी क्वेश्चन पूछा उसको आंसर दे दो, ठीक है। तो बिल्कुल शर्मिंदा नहीं होना है। हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड। आपको ये मत समझो कि आप काम कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ऐसा कभी मत सोचो। आप सुबह 9 बजे से 5:30 बजे तक गिव इट एवरीथिंग, बाकी सब अपने हिसाब से हो जाएगा। अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज। कुछ अच्छा काम आपने देख लिया, आपका सबऑर्डिनेट या आपका जूनियर्स और आपका सीनियर्स भी, जो भी हो, कुछ अच्छा काम किया है तो एक्नॉलेज इट। तो जिसने काम किया उसको भी अच्छा लगेगा और आपको क्या मिलेगा, यू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ दैट पर्सन, ठीक है। तो दिस इज समथिंग विच यू शुड ऑलवेज फॉर ए टीम बिल्कुल ग्रो करेगा अगर ये एटीट्यूड ऊपर से नीचे तक है। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। गलतियाँ होती रहती है, तो ऐसा नहीं है कि गलती हो गई और हमने कुछ ऐसा क्यों कि तुमने क्यों किया ये। तो अब आपको ये सोचना है कि आपके जूनियर ने गलती किया बिकॉज मैंने उसको ठीक से सिखाया नहीं, तो दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी यू हैव टू टेक। हेल्प पीपल अराउंड यू। आपके हाथ में कुछ है जो आप दूसरों को हेल्प कर सके तो करो। डोंट लुक फॉर एनीथिंग इन रिटर्न। कर्मा विल टेक केयर ऑफ इट इवेंचुअली। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डोंट गेट टू इमोशनल विथ वर्क। वर्क इज, एज फार एज आई एम कंसर्न, 9 to 5 thing I do, what I am told to do, and I get paid for it. ये it helps because अगर आपका काम कुछ स्टॉप हो गया या आपको कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है, अगर आप ज़्यादा इमोशनल बन जाओगे तो आपको तकलीफ होगा, 100% तकलीफ होगा। So don't get too emotional with work, but don't confuse between emotional and sincerity. आपको सिंसियरली काम करना ही पड़ेगा, but इमोशनल मत बनो। ऑलवेज आस्क क्वेश्चन। आपको एक चीज़ समझ में नहीं आया, मतलब समझ में नहीं आया, तो आपको पूछना ही पड़ेगा क्यों है ऐसा। उसमें भी कोई हेसिटेट क्या, हिचकिचाहट नहीं चाहिए, संकोच नहीं चाहिए। आपको पूछना ही है, भले दूसरे आदमी को पसंद नहीं आए, वो आपका कोई आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आप पूछो। तो ये कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक ग्रुप में अगर किसी कुछ पता नहीं है वो पूछना चाहिए, और मेरी जिम्मेदारी है कि उनको समझाए। ये भी है। ट्राई नॉट टू टेक वर्क। अब काम और काम के रिलेटेड जो इमोशंस होते हैं ना, वो इधर ही छोड़ो। 5:30 के बाद जैसे हम ये करते हैं ना, उसके साथ वो भी इधर छोड़ के जाने का। बिकॉज अगर आप ये ऑफिस का जो इमोशन, ऑफिस में इमोशंस होता ही है, कुछ झगड़ा हुआ ये वो तो होता ही है, वो घर में कभी इन्फ्लुएंस नहीं होना है। बिकॉज योर लाइफ, आपका जो घर का जो माहौल है वो ऑफिस का नहीं है। हाँ, तो हमको ये देखना है कि ऑफिस का वर्क ऑफिस में ही छोड़ो, ठीक है। अभी फाइनली है वन मोर थिंग, इंजीनियर्स हियर। क्या है? PID कंट्रोलर, राइट। तो PID कंट्रोलर, तो PID कंट्रोलर में ये क्या है? फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक। अभी कोई भी सिस्टम में
अगर पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक होता तो यू कैन रीच योर सेट गोल, बट इफ there's only a positive feedback, that means, what does that mean? Learn to take criticism. आप 100% परफेक्ट नहीं हो सकते, आप गलती भी करेंगे, तो किसी ने आपको गलती बताया है, टेक इट इन दैट गुड सेंस, तभी जाके कोई भी सिस्टम तरक्की करेगा. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस PID ग्राफ, दैट अगर पॉजिटिव नेगेटिव इन फीडबैक आपने ले लिया तो आपको यू कैन रीच योर गोल, बट ओनली पॉजिटिव और ओनली नेगेटिव तो होगा ही नहीं. बट पीपल वांट ओनली टू हियर ओनली पॉजिटिव थिंग्स, ऐसा कभी नहीं है. नेगेटिव भी आपको सुनना ही पड़ेगा और उससे हमको सीखना है, और सीखने के बाद आप सेट गोल पे आ सकते हैं. तो यही मेरा एक एडवाइस है IPR में, और थैंक यू. अभी क्वेश्चन है तो पूछ लो. ये रिटायरमेंट के बाद यही करने वाला हूँ. हाँ, फ्लूट वो भी करना है, बहुत सारी चीज़ करना है मुझे. वो सब 31 को बोलूँगा मैं. अभी बोलेगा तो सस्पेंस निकल जाएगा ना. किसी का कोई प्रश्न है? वो हिंदी वालों से पूछना पड़ेगा. लाइट भी हो गया, लेकिन मेरे को दो चीज बोलना पड़ेगा. एक तो आप मेंशन करना भूल गया that for sometimes you are the convener of the DAC also initial phase में. ओके. एंड सेकंड थिंग सबको ये बताना चाहता हूँ, जैसे NFP से BRFST ट्रांसफॉर्म हुआ, उसके बाद सीधा BRNS में चला गया. उसके दौरान एक बीच में हुआ था जब BRFST था, BRFST PFRC, हाँ PF नहीं सुनो. जब PFRC था दैट टाइम संगीता मैडम बाकी सब लोग NFP का साइट देखा था हमारा, कितना अच्छा साइट चल रहा है. उसके बाद दे हैव रिकमेंडेड दैट BRNS साइट भी IPR में होना चाहिए. उसके बाद BRNS का साइट अभी IPR में ही है. दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ रवि. ये दो चीज ऐड करना था. ओके. एंड अभी भी है. कुछ दिन पहले BRNS का जो प्रशांत सर, कुछ दिन पहले BRNS वाला ये आए थे. उसका दूसरा भी कारण था कि जो BRC का जो कंप्यूटर सेंटर है ना, लोग उसको एंटरटेन नहीं करते. एग्जैक्टली. वो लोग हमारे पास आए. ओके, दैट्स ओके सर, हिंदी अनुभाग की ओर से आपको तहे दिल से शुक्रिया. ज़ोरदार तालियां सर के लिए. और मैं ये कहते हुए मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि सर ने हमारा जो भी प्रपोजल था टॉक देने का उसे एक्सेप्ट किया. और इसमें ऐसा था कि सर शुरू से, हाँ सर हम तो ऐसे ही बात करते हैं नॉर्मली उसमें इंग्लिश ऑटोमेटिकली आ जाती है. तो उसमें ऐसा था कि हिंदी सेक्शन के द्वारा जो भी ये प्लाज्मा समाचार न्यूज़लेटर का जो आइडिया है हिंदी में कन्वर्ट करने का, उसको डिज़ाइनिंग उसमें भी हेल्प करने का, और इवन जो प्लाज्मा ज्योति हमारी हिंदी मैगजीन जो प्रकाशित होती है उसके लिए भी सर का सपोर्ट हमको मिला है. कभी भी जब भी मैंने इनको इसके लिए मुझे बोलना है. हाँ सर. जब मैडम आई थी IPR में और सबको हिंदी के चक्कर में मैं सोच रहा था कि मुझे क्यों हिंदी बोलना है, हिंदी नहीं करना है, उनको बोलो कि वो मलयालम सीखे. फिर बाद में मुझे समझ में आया कि शी स्पीक्स एक्सेलेंट तमिल, तो शी इज़ फ्रॉम चेन्नई. सो उससे मेरा आर्ग्यूमेंट का दम ही निकल गया.
उसके बाद मुझे कुछ बोलना नहीं था। रंबो नंट्री सर। ओके सर, तो सर के द्वारा जो भी हमेशा हमें प्रोत्साहन मिला है, भले ही हमेशा हमने बीच में भी इनको अप्रोच किया था कुछ टॉक वगैरह के लिए, तो वे थोड़ा बचना चाहते थे, लेकिन अभी रिटायर होने वाले थे इसलिए ना कहने की तो गुंजाइश थी ही नहीं। और खासकर आपने जो लास्ट में जो एडवाइस बताई है, मूल मंत्र, यह बहुत ही ज़रूरी है हम सबके लिए। तो ये एक मार्गदर्शन के रूप में है हमारे लिए कि हम लोग अपनी जिम्मेदारियों को समझ के काम करें। वो बहुत ही अच्छे पॉइंट्स आपने सर बताए, जो भी है यंग जनरेशन उसको फॉलो करेंगे। और मैं विधिवत धन्यवाद ज्ञापन देने के लिए मैं सुब्रतो मुखर्जी सर से निवेदन करती हूँ, प्लीज़ आइए। रवि कुमार जैसे अब सब लोग जानते हैं कि काफ़ी फ्रेंडली है सबसे और हमारा खास मित्र है। और अभी तो माहौल हिंदी का है तो मैं भी सोचा कि मैं भी हिंदी में बोल दूँ पर मैं ट्रांसलेशन का हेल्प नहीं लेना चाहता हूँ। तो आज पहली बार तो मुझे लगा कि इतने सारे चीज़ भी होता है उधर में, आप देख रहे हो टेबल में जितने इलेक्ट्रॉनिक्स और गैजेट्स हैं, तो आज अभी से जो भी प्रोग्राम होगा वो सब गैजेट्स इधर आएंगे, ठीक है, जो भी करेंगे पर वो सारे दिखना चाहिए सो दैट हमारा टॉक अच्छे से वो रिकॉर्ड हो। और हाँ, वो रिकॉर्ड भी होना चाहिए, हम लोग टॉक तो कर दे रहे। और दूसरा मतलब इन्होंने अपने और साथ में इनके साथ में जो लोग थे मिलके जो आउटरीच डिवीज़न को जिस लेवल से स्टार्ट करके जहाँ तक ले गया, और भी इनके काफ़ी सारे साइंटिफिक, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल जो कंट्रीब्यूशंस है, बट जो लोग आउटरीच में अभी तक नहीं गए हो एक बार जाके देखना चाहिए। सिंपल एक्सपेरिमेंट जो है, एकदम जो साधारण एक्सपेरिमेंट्स है, वो कैसे किया और कैसे स्टूडेंट्स जो है स्कूल के स्टूडेंट्स को सिखाया जाता है। अब यहाँ पे स्कूल्स तो आते रहते हैं, आई थिंक वो अभी आउटरीच एडमिन का परमिशन लेता है, वो लेटर्स मेरे पास भी आता है, सब साइन तो करता हूँ, बट उसमें से सबसे अच्छा है एक स्कूल का। तो अब किसने कांटेक्ट किया था मुझे मालूम नहीं, बट आउटरीच का ही काम था। एक डेफ एंड डम स्कूल के स्टूडेंट्स आए थे और वो कंक्लूडिंग सेशन मैं ही यहीं पे था, तो मैं भी वहीं पे बैठ के देख रहा था। तो उसमें से एक लड़का आया और उसके जो आंखों का जो एक्सप्रेशन था कि उसने क्या देखा, अपने स्टाइल से जो बोल रहा, तो वो मुझे लगा कि हम लोगों को हमने जो किया वो तो किया ही है, बट आगे और भी जाना है। वो शायद एक ही बार ही आया था ना डिफेंडम स्कूल से। हाँ, बट इसका जो हिस्ट्री था, हाँ, हमने नहीं ये गॉट समवेयर इन चिल्ड्रन केम फ्रॉम देयर। हाँ, एक प्लेस कॉल्ड थरा, देयर वी वर हैविंग एक्सिबिशन। A group of ये जो deaf and dumb, I mean you cannot call them deaf and dumb, hearing impaired students came, whole school, and we didn't know what to do. हमको कैसे उनको समझाएंगे, कुछ समझ में नहीं आया। तो हम तो ऐसे नहीं कर सकते ना, छाया को ऐसे ऐसे कर रही थी, बट बाकी हमको कुछ पता नहीं था क्या है। तो हमने क्या किया कि उनका जो अमरेली, सॉरी, उनका जो टीचर था, एक दो लोग थे, हमने उनको समझाया हर चीज़। फिर उन लोगों ने बच्चों को समझाया एंड हम साइड में खड़े होकर जो उनके जो मुंह जैसे मुखर्जी बोलते हैं एक्सप्रेशन, वो इट वाज रियली टचिंग द हार्ट। तो हमने वापस आके पीसी को बोला कि ऐसा हमने किया है, तो हमको भी इधर बुलाना है बच्चों को। एंड क्या बोलते हैं हिंदी में, ग्रेटिफिकेशन, जो इधर का जो सुख, क्या बोलते हैं उसको, दिल का जो सुख, समझ गए। तो वो जो खुशी था, जो हमको IPR में भी लोगों के बीच में बांटना था, तो इसलिए हमको बुलाया ना। एंड यू कैन सी मुखर्जी यू हैव टोल्ड दैट पर्टिकुलर थिंग, हाउ मच इट वाज अफेक्टेड। हाँ, तो मेरा ये है कि शायद आउटरीच डिवीज़न और भी नए नए जो प्रोग्राम्स लेंगे, बट इस टाइप के जो बच्चे हैं जिनको एक्चुअली, जिनके लिए मतलब उनके लिए लाइफ तो है कि वो साइन लैंग्वेज में कुछ टीचर बता दिया उतना ही है, बट IPR ने जैसे आउटरीच डिवीज़न ने बाहर जाके अपना जो रूटीन एक्टिविटी तो बाहर जाके किया, या अगर हम लोग और भी ले सकते हैं। और इसके लिए शायद कुछ ये भी होंगे कि बोले NGOs भी होंगे, इनके साथ टाई अप करेंगे तो और भी अंडर प्रिविलेज्ड
जो बच्चे हैं डिफरेंट स्कूल में जो है या उनका हेल्प ले सकते हैं। तो आपके एडवाइस तो हम लोगों को चाहिए आगे इन फ्यूचर, वेदर आप अहमदाबाद में रहो या कोट्टायम में रहो या कहीं पे भी रहो। हाँ, और आई विश यू ऑल द बेस्ट। और IPR की तरफ से ऐसे भी आउट 7 दिन है, तो समोसा जिस दिन मिलेगा उसी दिन बाकी बताएंगे। थैंक यू वेरी मच। हिंदी अनुभाग की ओर से एक छोटी सी भेंट।